जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रोहित सिंह। अभी तक आपने अपने चैनल RSR हॉट इसको सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे ज्ञान बिंदु GS एकेडमी के द्वारा, जिनके डायरेक्टर रोशन आनंद सर, जिसमें हम लोग देखेंगे बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट, पौधों का वर्गीकरण का देखेंगे। इसमें ऑब्जेक्टिव सॉल्व देखेंगे। इससे पहले हम लोग चैप्टर 1 का, चैप्टर 2 का, चैप्टर 3 का वीडियो अपलोड कर दिए हैं। आप नहीं देखें तो आप हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से आप बारीकी से आप सब वीडियो देख सकते हैं। चलिए दोस्तों तो फिर शुरू करते हैं। इसमें देखेंगे टोटल इसमें 170 प्रश्न है दोस्तों। ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी तो वीडियो के अंत तक के आप बने रहें। चलिए दोस्तों तो पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है? इसमें से देखना है कौन सा कथन सही है। क्या देखना है? कौन सा कथन सही है। तो पहला देखेंगे, जीवों की संरचना, प्रजनन, स्वभाव, पोषण आदि गुणों के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में बांटना वर्गीकरण कहलाता है। जी बिल्कुल कहलाता है। अगला है, वर्गीकरण के सिद्धांत का अध्ययन वर्गीकी कहलाता है। जी बिल्कुल कहलाता है। तो इसका हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में किन्हें वर्गीकी के जनक कहा जाता है? तो ये लिनियस को कहा जाता है। वर्गीकी का जनक किसे कहा जाता है? लिनियस को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, सिस्टेमा नेचुरे पुस्तक किसने लिखी? तो ये लिनियस ने लिखा था। कौन लिखा था? लिनियस ने। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, जीवों के वर्गीकरण की मूल इकाई अथवा सबसे छोटी इकाई अथवा आधारीय इकाई है। तो ये कौन है? ये स्पंजिस है। कौन है? स्पंजिस। ये जाति है, समझिए दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, स्पंजिस जिसे जाति कहते हैं, ठीक है। स्पंजिस जो है ये क्या है? तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। अंतर प्रजनन करने वाली जनसंख्या, अंतर प्रजनन करने वाली संख्या। आगे देखेंगे, द्विपद नामकरण पद्धति सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया था? तो ये कोलेलियस लिनियस ने। कौन? कोलेलियस लिनियस। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा। सर्वप्रथम नामकरण पद्धति सर्वप्रथम किसने आरंभ किया था? तो ये कोलेलियस लिनियस। आगे देखेंगे, पांच जगत वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया RH हिक्टर द्वारा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा, RH हिक्टर के द्वारा। उसके बाद देखेंगे, हिक्टर के 5 जगत वर्गीकरण में प्रोकैरियोटिक्स को रखा गया। तो किसको? मोनेरा को रखा गया। किसको? मोनेरा को। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, द्विपद नाम पद्धति में 2 शब्द सूचित करते हैं। कौन? एक जीनस, एक स्पेजिस। जीनस तथा स्पेजिस। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा। पहले जीनियस होगा, उसके बाद स्पेजिस होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, द्विनाम पद्धति को अभिप्राय है पौधे के नाम को 2 शब्दों में लिखना जो बातें उनको क्या है? तो वंश और जाति। क्या हो जाएगा? वंश और जाति। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, वर्गीकरण की प्राकृतिक सिस्टम की वनस्पति वैज्ञानिक ने पुस्तक लिखा था। तो कौन पुस्तक लिखा था? तो स्वीडस। कौन? स्वीडस। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा, स्वीडस। अगला देखेंगे, पौधे का नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है। तो वर्गीकरण। कौन? वर्गीकरण। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, देखेंगे 5 जगत में कुल कितने जगत में केवल एक कोशिकीय जीव ही शामिल है? तो ये 2 शामिल है। कौन कौन? एक मोनेरा, प्रोटिस्टा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा। 5 जगत में जिसमें से कुल जो है 2 है जो एक कोशिकीय है। कौन कौन? मोनेरा और प्रोटिस्टा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा।
अगला देखेंगे, अगला देखेंगे स्पेजिस प्लेटलेस पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है। ठीक है, स्पेजिस प्लेटलेस पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये कोलेलिस लिनियस के द्वारा। किसके द्वारा, कोलेलिस लिनियस के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। स्पेजिस प्लेटलेस पुस्तक कौन लिखा था, तो कोलेलिस लिनियस लिखा है। अगला देखेंगे, मोनेरा जगत के जीवों में किस प्रकार का पोषण होता है, तो यह स्वपोषी एवं विषम पोषी। मोनेरा जगत में दो प्रकार का पोषण होता है, एक स्वपोषी तथा विषम पोषी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत आने वाले जीव होते हैं, कौन होते हैं प्रोटिस्टा जगत के आने वाले, तो ये हो जाएगा कीमोस्टाफास, ये भी आता है, हेट्रोफास ये भी आता है, और ऑटोट्राफास ये भी आता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सब प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत आने वाला ये सभी है। ठीक है, आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से सही क्रम को पहचाने। सही क्रम, तो ये हो जाएगा स्पेजिस, जीनस, ऑर्डर और किंगडम। कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी देखिए, ये हो जाएगा स्पेजिस, जीनस, ऑर्डर और किंगडम। ठीक है दोस्तों हम बता दें कि इसमें जो आता है, इसमें आता है सबसे पहले स्पेजिस जिसे हम लोग जाति कहते हैं, उसके बाद जेनस जिसे वन कहते हैं, उसके बाद फैमिली जिसको कुल कहते हैं, उसके बाद ऑर्डर जिसको गुण कहते हैं, उसके बाद क्लास होता है क्लासी जिसको वर्ग कहते हैं, उसके बाद डिवीजन या फाइलम कहते हैं, उसके बाद किंगडम जो सबसे बड़ा होता है किंगडम, और सबसे छोटा होता है स्पेजिस, लाख। ठीक है, इसमें टोटल स्पेजिस में 18 लाख जाति का वर्णन किया गया है, और वही उसको बांटते बांटते ये जगत में किंगडम जिसको किंगडम कहते हैं वो हो जाएगा, जिसमें 5 जाति के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो क्या क्या है याद रखिएगा, पहले स्पेजिस है, उसके बाद जेनस है, उसके बाद फैमिली है, उसके बाद ऑर्डर है, उसके बाद क्लास है जिसको वर्ग कहते हैं, उसके बाद डिवीजन या फाइलम, क्या कहते हैं, या डिवीजन या फाइलम। ठीक है, उसके बाद किंगडम है। ये सीरीज आप याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि हर एक बार एग्जाम में से ये पूछा जाता है। ठीक है, कौन कौन हो गया, स्पाइसिस हो गया, जीनस हो गया, फैमिली हो गया, ऑर्डर हो गया, क्लास हो गया, डिवीजन हो गया, डिवीजन या फाइलम भी इसको बोल सकते हैं, उसके बाद किंगडम हो गया। किंगडम हो गया सबसे बड़ी, और स्पेसिस हो गया सबसे छोटी। इसको हिंदी में स्पेसिस को जाति बोलते हैं, जीनस को वंश बोलते हैं, फैमिली को कुल बोलते हैं, और ऑर्डर को गण बोलते हैं, और क्लास को वर्ग बोलते हैं, और डिवीजन फाइलम को, और उसके बाद किंगडम को जगत बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे 17 नंबर। 17 नंबर तो हो गया दोस्तों, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखेंगे 18 नंबर, किस टेक्सोनॉमिक शब्द को वर्गीकरण के किसी भी पायदान पर प्रयोग में लाया जा सकता है, तो टैक्सॉन। कौन हो जाएगा, टैक्सॉन। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में कौन प्रोकैरियोटिक जीव है, तो ये बैक्टीरिया है। कौन है, बैक्टीरिया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, किस वर्गीय अनुक्रम में जीव आपस में अंतर प्रजनन करते हैं, तो स्पेसीज। कौन हो जाएगा, स्पीसीज। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 21 नंबर, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें से देखना क्या है, कौन सा सही है, क्या देखना है, सही देखना है। तो इसमें से देखते हैं, जीवों के बाहर लक्षणों के आधार पर विभिन्न समूहों में वर्गीकृत करने की विधि को कृत्रिम वर्गीकरण पद्धति कहते हैं। जी बिल्कुल कहते हैं। इसके बाद कृत्रिम वर्गीकरण पद्धति की शुरुआत जॉर्ज बेंथम ने किया था। जी नहीं, यही गलत है।
कृत्रिम वर्गीकरण पद्धति की शुरुआत जॉर्ज बेनस ने ही लिनियस ने किया था। कौन किया था? लिनियस। तो गलती चुनना था, तो यही गलती है। तो इसमें से सही क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सही कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए, केवल एक सही है, दो गलत है, क्योंकि कृत्रिम वर्गीकरण पद्धति की शुरुआत जॉर्ज बेंथम ने ही लिनियस किया था। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे देखेंगे, सभी जीव पौधे तथा जंतु बने होते हैं। तो रासायनिक अणुओं द्वारा, जी बिल्कुल बना हुआ रहता है। उसके बाद जैव अणुओं द्वारा, बिल्कुल बना रहता है। और कोशिका द्वारा, जी बिल्कुल। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से सब। अगला देखेंगे, हिक्टर के 5 जगत वर्गीकरण में यूकैरियोटिक्स को निम्नलिखित में से किस वर्ग में रखा गया है? तो ये रखा गया है 5 में से 4 किंगडम में, 5 में से 4 किंगडम में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 5 में से 4 किंगडम में। अगला देखेंगे, जेनेरा प्लेटरम, जेनेरा प्लेटरम किसने लिखा था? तो ये लिखा था बेंथम तथा हुकर ने, बेंथम तथा हुकर ने। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, जीवों का वर्गीकरण जब क्रोमोसोम के आधार पर किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे साइटोटैक्सोनॉमी कहते हैं। जीवों का वर्गीकरण जब क्रोमोसोम के आधार पर किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे साइटोटैक्सोनॉमी कहते हैं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला देखेंगे, समान गुणों वाले कुलों को किसमें शामिल किया जाता है? तो ये ऑर्डर में, किसमें? ऑर्डर में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, जीवों के वर्गीकरण की 3 जगत पद्धति किसने दी थी? तो ये हैकल दिया था। कौन दिया था? हैकल। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, नाम पद्धति कोड के अनुसार जीवों के वैज्ञानिक नाम लिखने का कौन सा तरीका सही है? तो बता दें दोस्तों, इसमें से सब ऑप्शन गलत है, इसमें से चारों का चारों ऑप्शन गलत है। इसमें क्या कर रहा है? नाम पद्धति कोड के अनुसार जीवों के वैज्ञानिक नाम लिखने का क्या सही तरीका है? तो सही तरीका यही है कि इससे पहला अक्षर बड़ा होना चाहिए और बाकी उसके बाद सब छोटा अक्षर होना चाहिए। यानी कि पहला अक्षर जो होता है, जैसे होमोस्पेसिस का देख ले, जैसे मनुष्य का, ठीक है, तो मनुष्य का क्या होता है? होमोस्पेसिस, यानी कि सबसे बड़ा एच लिखेंगे, उसके बाद ओ लिखेंगे, एम लिखेंगे, उसके बाद ये ओ लिखेंगे, होमो हो गया। उसके बाद कुछ थोड़ा सा स्पेस देंगे, थोड़ा सा, उसके बाद स्पेजिस लिखेंगे, SAPIEUS, स्पेजिस, ऐसे लिखेंगे। इसमें क्या लिखना है? पहला अक्षर बड़ा होता है, बाकी सब छोटा होता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखेंगे, जो ये होमो जो लिखे ये वंश को दर्शाता है और इधर जो लास्ट में लिखे ये जाति को दर्शाता है। तो नाम पद्धति कोड के अनुसार जीवों को वैज्ञानिक नाम लिखने का सही तरीका यही है, पहला अक्षर बड़ा, उसके बाद होमो के बाद एक छोटा सा स्पेस देंगे, उसके बाद स्पेजिस लिखेंगे और लास्ट में जो लिखते हैं ये जाति को बताता है और पहले जो लिखते हैं ये वंश को जताता है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने वर्गीकरण विज्ञान में भ्रौणिकीय लक्षणों के प्रयोग को लोकप्रिय बनाया? तो ये पंचानन महेश्वरी। कौन? पंचानन महेश्वरी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसको फिर से देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने वर्गीकरण विज्ञान में भ्रौणिकीय लक्षणों के प्रयोग को लोकप्रिय बनाया? तो कौन? पंचानन महेश्वरी। अगला प्रश्न देखेंगे, पुष्पी पादप को किसमें रखा गया है? पुष्पी पादप को ये रखा गया है फेनरोगैम्स में। किसमें? फेनरोगैम्स में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ ध्यान में रखेंगे, पुष्पी पादप को
फेनरोगैम्स में रखा गया। किसमें? फेनरोगैम्स में। और उसके बाद ये वाला देखिए, अपुष्पी पादप को किसमें रखा गया है? तो क्रिप्टोगैम्स में। किसमें? क्रिप्टोगैम्स में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ध्यान में रखेंगे क्या? ध्यान में हमको रखने वाला क्या है? पुष्पी। अगर पुष्पी पूछेगा तो फ्रेनो, और अपुष्पी तो क्रिप्टो। ठीक है, पुष्पी पादप को किस में रखा गया? तो फेनरोगैम्स में। और अपुष्पी पादप को किस में रखा गया है? तो ये क्रिप्टोगैम्स में। ठीक है, उसके बाद क्रिप्टोगैम्स में सम्मिलित है क्या क्या? तो थैलाफाइटा, बायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, इनमें से सभी हो जाएगा। क्रिप्टोगैम्स में ये तीनों आता है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। तो इसमें से हो जाएगा इनमें से सभी। अगला देखेंगे, फेनरोगैम्स में शामिल है आवृतबीजी और अनावृतबीजी। तो ये हो जाएगा दोनों, ए और बी दोनों। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। समझिए दोस्तों, यहाँ इधर और आपको हम रिवीजन करवा देते हैं। पुष्पी, पुष्पी बोलेगा तो फेनरोगैम्स हो जाएगा, अपुष्पी बोलेगा तो क्रिप्टो हो जाएगा। और क्रिप्टो में ये भी पूछेगा कि क्रिप्टो में क्या क्या पाया जाता है? तो ये थैलोफाइटा, बायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। उसके बाद फेनरोगैम्स में पूछेगा क्या क्या पाया जाता है? तो फेनरोगैम्स में आ जाएगा आवृतबीजी और अनावृतबीजी। ठीक है, आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखेंगे, थैलोफाइटा समूह के पादपों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पाया जाता है? कौन सा लक्षण पाया जाता है? तो ये देखेंगे, पादप शरीर वास्तविक जड़, तना तथा पत्ती में विभेदित नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद इनका शरीर शुक्राय दृश्य कहलाता है, जी बिल्कुल कहलाता है। उसके बाद अधिकांश पादप या तो जलीय या नम स्थानों पर उगते हैं, जी बिल्कुल उगते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला प्रश्न देखेंगे, थैलोफाइटा समूह के पौधे अनुकूल परिस्थिति में किस प्रकार से प्रजनन करता है? तो ये बीजाणु जनन द्वारा। किसके द्वारा? बीजाणु जनन द्वारा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक थैलोफाइटा समूह का पौधा है? तो ये शैवाल। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। थैलोफाइटा समूह का पौधा कौन है? तो ये शैवाल। अगला देखेंगे, शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो फाइकोलॉजी। क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शैवाल एक कुशकीय होते हैं, जी बिल्कुल होते हैं। उसके बाद शैवाल बहुकुशकीय भी होते हैं, जी शैवाल एक कुशकीय और बहुकुशकीय दोनों होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, एक और दो दोनों। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक शैवालों के विशिष्ट लक्षण नहीं है? तो कौन नहीं है? तो इनका शरीर थैलेमस के समान होता है। उसके बाद इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, जी बिल्कुल पाया जाता है। उसके बाद अधिकांश शैवाल जलीय होता है, बिल्कुल होता है। उसके बाद शैवाल के थैलस सदृश शरीर वास्तविक उत्तक से बने होते हैं, जी नहीं। तो इसको हमें गलत ढूंढना था, तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प सही सुमेलित है? तो क्लोरोफाइसिस हरा शैवाल, जी बिल्कुल सही है, क्लोरोफाइसिस हरा शैवाल। उसके बाद फियोफाइसिस भूरा शैवाल, ये भी सही है। रेडोफाइसिस लाल शैवाल, ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 1, 2 और 3। अगला देखेंगे, हाइड्रा की कोशिकाओं में पाए जाने वाला शैवाल तो कौन हो जाएगा? जुकुलेरा। कौन? जुकुलोरेरा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और कछुआ में पूछेगा तो कछुआ में हो जाता है ये प्रोटोडर्मा।
क्या हो जाएगा, प्रोटोडर्मा। ये प्रोटोडर्मा कछुआ में पाया जाता है और हाइड्रा में जुकोलोरेरा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शैवाल बर्फ की सतह पर उग सकता है? तो ये क्लेमाइडोमोनास। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्लेमाइडोमोनास। अगला प्रश्न देखेंगे, शैवालों की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो ये सेलुलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति जो बनी रहती है शैवाल का, ये सेलुलोज की बनी होती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, शैवालों की विभिन्न जातियों में किस प्रकार होगा। यहाँ पे तो आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पे प्रकार होता है, प्रकार का जनन होता है। तो ये हो जाएगा अलैंगिक। क्या हो जाएगा, अलैंगिक। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा हरा शैवाल है? कौन हरा शैवाल है? तो ये हो जाएगा इसमें से कोई नहीं, सॉरी इनमें से सब ये क्या है, हरा शैवाल ही है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हरा शैवाल ये सब है, कौन कौन है? तो क्लेमाइडोमोनास, उसके बाद बॉल्बोबॉक्स, उसके बाद यूलोथ्रिकस। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। से हरा शैवाल ये तीनों हैं। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक हरा शैवाल नहीं है? तो हरा शैवाल कौन नहीं है? तो ये हो जाएगा लेमिनोरिया। कौन है? लेमिनोरिया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये भूरा शैवाल है। क्या है ये? भूरा शैवाल। अगला देखेंगे, अंतरिक्ष कार्यक्रम में ऑक्सीजन की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला एक कोशिकीय शैवाल का नाम क्या है? तो ये है यूलोथ्रिकस। क्या है? यूलोथ्रिकस। इसे हम लोग कोलेरा भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कोलेरा भी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन भूरे शैवाल है? क्या चीज? भूरे शैवाल। तो ये हो जाएगा सरगैसम, लेमिनोरिया और फ्यूकस। तो ये हो जाएगा इन सभी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सभी। भूरे शैवाल ये सरगैमस हो जाएगा, उसके बाद लेमिनोरिया हो जाएगा, उसके बाद फ्यूकस हो जाएगा। तो भूरे शैवाल ये सब है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, सरगासो समुद्र का नाम पड़ा। तो ये शैवाल के कारण। सरगासो जो समुद्र का नाम पड़ा, ये किसके कारण पड़ा? तो ये शैवालों के कारण। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, किस शैवाल में आयोडीन प्राप्त होता है? तो ये लेमिनोरिया। किससे? लेमिनोरिया से हमें आयोडीन प्राप्त होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कैल्प प्राप्त होता है। तो ये समुद्री शैवालों से। किससे? समुद्री शैवालों से। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस वर्ग के शैवालों को समुद्री घास भी कहा जाता है? तो ये फियोफाइसिस। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, खून को जमने से रोकने में सहायता यौगिक सोडियम लेमिनोरियन सल्फेट किस शैवाल से प्राप्त किया जाता है? तो ये लेमिनोरिन सल्फेट ये लेमिनोरिया से प्राप्त किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कुछ समुद्री खरपावर खाने से निम्नलिखित में से किस रोग होने की संभावना नहीं होती है? तो ये गलकंड या घेंघा रोग। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान देंगे कि समुद्री खरपार में इसमें आयोडीन पाया जाता है, ठीक है, और इसी से इसको खाने से हम लोग को गलकंड या घेंघा रोग नहीं होता है।
ठीक है। अगला देखेंगे, लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ये शैवाल की उपस्थिति के कारण होता है लाल सागर का रंग लाल, ठीक है। लाल सागर का रंग जो लाल होता है ये शैवाल की उपस्थिति के कारण होता है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन लाल शैवाल है? लाल शैवाल तो ये हो जाएगा पोरफायरा और ग्रेसिलेरिया और जिलेडियम, ये हो जाएगा इन सभी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। लाल शैवाल ये सब है, कौन कौन है? पोरफायरा है, उसके बाद ग्रेसिलेरिया है, उसके बाद जेलिडियम है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सब क्या है? लाल शैवाल। अगला देखेंगे, कृत्रिम वृद्धि माध्यम बनाने में काम आने वाला अगर अगर किस में पाया जाता है? तो ये शैवाल में। किस में? शैवाल में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, इसमें एगार या अगर भी कह सकते हैं, एगार किससे तैयार होता है? तो ये लाल सागर से। किससे? लाल शैवाल से। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एगार किससे तैयार किया जाता है? तो ये लाल शैवाल से। अगला प्रश्न देखेंगे, एक कोशिकीय शैवाल निम्न में से कौन है? एक कोशिकीय, तो ये हो जाएगा एक कोशिकीय हो जाएगा क्लेमाइडोमोनास। कौन हो जाएगा? क्लेमाइडोमोनास। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, शैवालों में संचित भोजन के रूप में क्या होता है? तो ये स्टार्च होता है। क्या होता है? स्टार्च। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में कौन जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है? इसमें से जैव उर्वरक के रूप में कौन सा प्रयोग होता है? तो राइजोबियम भी होता है, नील हरित शैवाल भी होता है और एजोला भी होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा थैलोफाइटा समूह में नहीं आता है? थैलोफाइटा समूह में नहीं आता है, तो ये रिकेसिया। कौन? रिकेसिया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प सही सुमेलित है? सही सुमेलित है, तो ये हो जाएगा फियोफाइसिस मेनिटोल, जो भोजन संचित भोज पदार्थ। तो ये तो सही हो जाएगा, सही है। आगे देखेंगे, रेडियोफाइसिस, तो ये नहीं होगा। उसके बाद ये गलत हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे क्लोरोफाइसिस, ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद रेडियोफाइसिस फाइकोरिथिन, ये सही है, यानी कि 1 और 4। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1 और 4। एक में था फियोफाइसिस, क्या था? फियोफाइसिस मेनिटोल, सही था। उसके बाद रेडियोफाइसिस फाइकोइरिथ्रिन, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न जीवों पर विचार कीजिए। निम्न जीवों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है? इसको देखिए, कौन सा शैवाल है? क्या देखना है? शैवाल। शैवाल कौन कौन है? तो ये हो जाएगा यूरोथ्रिकस और अल्वा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। यूरोथ्रिकस और अल्वा ये क्या है? शैवाल है। और एग्रीरिकस और एस्पेजिलस ये क्या है? तो ये कवक है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ शैवाल से प्राप्त होता है? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ शैवाल से प्राप्त होता है? तो शैवाल से प्राप्त होता है एलिजिन और केराजिनिन। कौन कौन होता है? एलिजिन, उसके बाद केराजिनिन। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 1 और 3। अगला प्रश्न देखेंगे,
लाइकेन जो एक नग्न चट्टानों पर भी पारिस्थितिकी तंत्र का प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किसके सहजीवी सहचार्ज है? तो ये शैवाल और कवक। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, शैवाल और कवक। अगला प्रश्न देखेंगे, लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध कहलाता है तो हेलोट्रिज्म। कौन? हेलोट्रिज्म। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन प्रदूषक संकेतक पौधा है? तो ये लाइकेन। कौन? लाइकेन। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में क्या SO2 प्रदूषण के सर्वोत्तम सूचक है? तो ये लाइकेन। कौन? लाइकेन। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, पेड़ों की छाल पर उगने वाला लाइकेन को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं कार्टिकोलस। क्या कहते हैं? कार्टिकोलस। ठीक है। उसके बाद चट्टान पे उगने वाले लाइकेन को क्या कहते हैं? सेक्सिकोलस। क्या कहते हैं? सेक्सिकोलस। ये ध्यान में रखेंगे, पेड़ों की छाल पे उगने वाला लाइकेन को, पेड़ की छाल पे उगने वाला लाइकेन को कार्टिकोलस कहते हैं और चट्टान पे उगने वाले लाइकेन को सेक्सिकोलस कहते हैं। तो ये ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, देखिए आ गया प्रश्न, चट्टानों पर, चट्टान स्तरीय पर लाइकेन विकास को क्या कहते हैं? तो सेक्सिकोलस। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, लिटमस किससे निकाला जाता है? तो ये लाइकेन से ही लिटमस निकाला जाता है। ठीक है। लिटमस किससे निकाला जाता है? तो लाइकेन से। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, जापान के लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में प्रयोग करते हैं? तो इंडोकार्पन। किसको? इंडोकार्पन। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जापान के लोग जो है लाइकेन को सब्जी के रूप में प्रयोग करते हैं। तो कौन सा लाइकेन होता है? तो इंडोकार्पन। अगला देखेंगे, मिर्गी। मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होता है? तो ये पर मिलिया से, पर मिलिया से। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, पादप जगत में मुख्यतः कौन एक जलीय है? तो ये शैवाल है। कौन है? शैवाल। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से पौधे के किस हिस्से में विभेदित कार्य नहीं होता है? तो ये थैलोफाइटा में। किस में? थैलोफाइटा में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, फ्यूकोजेनिथन। फ्यूकोजेनिथन किस शैवाल में पाया जाता है? तो ये भूरा शैवाल में। किस में? भूरा शैवाल में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, बायोफाइटा में क्या विशेषता पाई जाती है? तो बायोफाइटा में उनमें संवहन ऊतक नहीं पाए जाते, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद उनमें जड़ भी नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। उसके बाद उनमें बीज भी नहीं होता, तो नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला प्रश्न देखेंगे, बायोफाइटा में सम्मिलित है तो ये क्या है? लिवरवट एवं मार्स। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। किसी बायोफाइटा में क्या क्या सम्मिलित है? तो बायोफाइटा में लिवरवट और मॉर्स। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन बायोफाइटस नहीं है? तो ये मॉर्सिलिया बायोफाइटस नहीं है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मॉर्सिलिया। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है? तो ये बायोफाइट्रा को। उभयचर किसे कहा जाता है? तो बायोफाइट्रा को। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, जड़ के स्थान पर मूलाभास पाया जाता है तो बायोफाइटा में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, बायोफाइटा की निचली बाह त्वचा कोशिकाओं में बढ़ने वाला उभार को क्या कहा जाता है? तो ये राइजोडम कहा जाता है, राइजॉइड। मूल आभास, इसे मूल आभास भी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, राइजॉइड, इसे मूल आभास भी कहते हैं।
अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा राइजॉइड के बारे में सही नहीं है? सही नहीं है तो इनके संरचना और कार्य संवहनी भूपादप के मूल रोम के समान होती है, ये सही है। उसके बाद ये विभिन्न ऊतकों से बनी बहुकोशिकीय संरचनाएं होती है, ये भी सही है। उसके बाद ये बायोफाइटस की निचली बाह्य त्वचा की कोशिकाओं से बढ़ने वाली उभार होता है, ये भी सही है। उसके बाद इनमें पुनः विकसित तना, जड़, पत्तियां होते हैं, तो जी नहीं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये नहीं होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प सही सुमेलित है? सही सुमेलित है तो ये देखेंगे, हिपेटिकोपिसिडा लिवरवर्ट्स, तो ये सही है। उसके बाद एंथ्रोसीरोपिसिडा हनवर्ट, ये भी सही है। बायोपिसिडा मॉर्स, ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 1, 2 और 3। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस वैस्कुलर क्रिप्टोगेम्स कहा जाता है? तो ये टेरिडोफाइटा को, किसे? टेरिडोफाइटा को। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वैस्कुलर क्रिप्टोगेम्स कहा जाता है? तो ये टेरिडोफाइटा को। अगला प्रश्न देखेंगे, विकास की दृष्टि से प्रथम स्थलीय पौधा कौन है जिनमें जाइलम तथा फ्लोएम ऊतक पाया जाता है? तो ये टेरिडोफाइटा। कौन? टेरिडोफाइटा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक टेरिडोफाइटा शामिल नहीं है? तो मॉर्स। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, टेरिडोफाइटा में ये मॉर्स नहीं होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस एक जीव में संवहन ऊतक पाया जाता है? तो ये मॉर्सिलिया। कौन? मॉर्सिलिया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, मार्सिलिया फन तथा अश्वपुच्छीय निम्नलिखित में से किस पादप समूह के उदाहरण हैं? तो टेरिडोफाइटा। किसका? टेरिडोफाइटा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न होती है? तो ये टेरिडोफाइटा में ही उत्पन्न होती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, जलीय फन जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो एजोला। कौन? एजोला। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो एजोला को। जैव उर्वरक के रूप में अगर प्रयोग किया जाता है तो एजोला को। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, पुनर्जीवन का गुण होने के कारण निम्न में से किस मेजों पर सजावट के लिए रखा जाता है? तो ये सिलेजिनेला को। किसे? सिलेजिनेला को। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किसके जीवाणु दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो ये लाइकोपोडियम को। किसे? लाइकोपोडियम को। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाया जाता है? तो ये टेरिडोफाइटा में ही सबसे ज़्यादा क्रोमोसोम पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, डैश बीज रहित संवाहिनी पौधा होता है? तो ये ऐसे ही यहाँ से निकल जाएगा कि जो बीज रहित पौधा कौन होता है? तो ये टेरिडोफाइटा ही होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मेरा आंसर यहीं से निकल रहा है कि जीव रहित संवहनी पौधा कौन होता है? तो ये टेरिडोफाइटा होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, पौधे के वर्गीकरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो थैलोफाइटा में सुभेदित शरीर अभिकल्प होता है? जी नहीं, ये गलत है। उसके बाद
फ्यूनेरिया एक कवक है? जी नहीं, ये भी गलत है। सभी टेरिडोफाइटा पुष्पोद्भिद होता है? नहीं होता है। उसके बाद बायोफाइटा में संवहन तंत्र नहीं पाया जाता है, तो ये सही है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बायोफाइटा में संवहन तंत्र नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। सिलेजिनेला होता है तो ये टेरिडोफाइटा में होता है। किस में? टेरिडोफाइटा में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, किस वर्ग के पौधे में जीव बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप से पौधे पर लगे रहते हैं? तो ये जिम्नोस्पर्म। कौन? जिम्नोस्पर्म। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिम्नोस्पर्म पौधे के बीजों के बाहर फल का कोई भी आवरण नहीं होता है, तो ये सही है। उसके बाद जिम्नोस्पर्म पौधे में फूल का अभाव होता है? बिल्कुल होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों। अगला देखेंगे, संसार के सबसे लंबे पौधे किसमें संबंधित है? तो ये जिम्नोस्पर्म में। किसमें? जिम्नोस्पर्म में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। संसार के सबसे लंबे पौधा जो होता है वो किससे संबंधित है? तो जिम्नोस्पर्म से। अगला प्रश्न देखेंगे, सबसे ऊंचा वृक्ष ज्वाइंट रेडवुड सिकोया किस वर्ग के पौधे में है? तो ये जिम्नोस्पर्म। किसका है? जिम्नोस्पर्म। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सबसे ऊंचा वृक्ष जो ज्वाइंट रेडवुड सिकोया का पौधा है, ये किस वर्ग में आ जाता है? तो ये जिम्नोस्पर्म में। किसमें? जिम्नोस्पर्म में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, जिम्नोस्पर्म वर्ग के पौधे में परागण समानता किसके द्वारा होता है? तो ये वायु द्वारा होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, फाइलम ट्रेकियोफाइटा में कौन सा शामिल नहीं है? तो ये थैलोफाइटा शामिल नहीं है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि कौन सा सही है। ठीक है, तो पाइनस के पौधे में क्लोरोलाइट जड़ पाया जाता है? जी नहीं, तो ये गलत है। उसके बाद साइकस के पौधे में माइकोराइजल जड़ पाया जाता है? नहीं, तो ये हो जाएगा न तो 1 न तो 2, या ये हो जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहा जाता है? तो ये चिलगोजा को। किसे? चिलगोजा को। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, चिलगोजा किससे प्राप्त होता है? तो ये पाइनस से। किससे? पाइनस से। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, साबूदाना किससे बनाया जाता है? तो ये साइकस से। किससे? साइकस से। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। साबूदाना साइकस से बनाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन जिम्नोस्पर्म पौधा है? तो ये चीड़ का पौधा ये जिम्नोस्पर्म में आता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक जीवित जीवाश्म है? तो ये साइकस। कौन है? साइकस। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, साइकस। निम्नलिखित में से कौन एक जीवित जीवाश्म है? तो ये साइकस। अगला प्रश्न देखेंगे, सबसे बड़ा बीजांड होता है, सबसे बड़ा बीज होता है? तो ये साइकस का ही होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, जिम्नोस्पर्म को समांतर डैश बीजधारी कहा जाता है क्योंकि इनमें पुष्प का अभाव होता है तथा इनके बीजों का विकास किसी विशिष्ट जनन अंग में नहीं होता, बल्कि वे पादप की जनन संरचनाओं की सतह पर विकसित होता है। तो ये नग्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नग्न। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर
बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, दम्मा एवं खांसी के रोग में काम आने वाला औषधि इफेड्रिन किस जिम्नोस्पर्म पौधे से प्राप्त किया जाता है? तो ये इफेड्रा से। किससे? इफेड्रा। यानी कि दम्मा या खांसी के रोग में जो दवाई बना जाता है इफेड्रिन, ये किस जिम्नोस्पर्म के पौधे से होता है? तो ये इफेड्रा। कौन? इफेड्रा। अगला प्रश्न देखेंगे, जिम्नोस्पर्म को नग्न बीजी कहा जाता है क्योंकि इसमें अनुपस्थित होता है। इसमें क्या अनुपस्थित नहीं होता है? तो ये बीज चोल। क्या? बीज चोल। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर तो ये हो जाएगा, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, साइकस के कोरेलॉइड जड़ में पाया जाता है। तो ये एना, बिना तथा नॉन स्टॉक। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में किस जिम्नोस्पर्म पौधे में हेटेरोस्पोरी तथा लिगुलेट पत्तियां पाई जाती है? तो ये सिलेजिनोला में। किसमें? सिलोजिनेला में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, पादप जगत का सबसे बड़ा समूह कौन है? तो एंजियोस्पर्म। कौन है? एंजियोस्पर्म। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिम्नोस्पर्म पौधे के बीजों के बाहर का कोई फल भी आवरण नहीं होता है। तो ये सही है। अगला देखेंगे, एंजियोस्पर्म बीज हमेशा फल के भीतर ही पाया जाता है। ये भी सही है। तो सही ही देखना था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न देखेंगे, मनुष्य के अधिकांश आवश्यकता जैसे अनाज, फल, सब्जी आदि की आपूर्ति किस वर्ग के पौधे से होता है? तो ये एंजियोस्पर्म। किससे? एंजियोस्पर्म। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, एक बीजपत्री पौधे के पत्तियों में किस प्रकार का सिरा विन्यास पाया जाता है? तो ये हो जाएगा समांतरण। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, समांतरण। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा गुण द्विबीजपत्री पौधे का एक गुण नहीं है? तो ये रेशेदार जड़। कौन? रेशेदार जड़। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो ये हो जाएगा, केला, नारियल और धनिया। तो ये ध्यान रखेंगे, केला एक बीजपत्री है, नारियल भी एक बीजपत्री है और ये धनिया है, ये द्विबीजपत्री है। तो इसका 1 और 3 होना चाहिए। 1 और 3। तो यहाँ पे सब ऑप्शन गलत हैं। इसका सही आंसर होगा 1 और 3। ठीक है। केला और नारियल जो है ये एक बीजपत्री है और धनिया है ये द्विबीजपत्री है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन तो गलत है, लेकिन इसका आंसर 1 और 3 होना चाहिए। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? तो यहाँ पे ये थोड़ा मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे हम लोग सुधार लेंगे। इसमें होना चाहिए, निम्नलिखित में से कौन एक बीजपत्री नहीं है? कौन सा एक बीजपत्री सुमेलित नहीं है? तो ये हो जाएगा बांस। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए और सुमेलित कौन है? यानी कि साधारण इधर है और इधर वैज्ञानिक नाम दिया हुआ है। तो इसका देखिए कौन है? आम का मेंजीफेरा इंडिका, ये सही है। उसके बाद गेहूं का ट्रिट्रिकेम एस्टिबम, तो ये भी सही है। उसके बाद मूंगफली का ये गलत है, ये गलत। मूंगफली का हो जाता है
अर्चिस हाइप्रोगोमेला। और ये जो ग्लाइसोमैक्स दिया हुआ है ये सोयाबीन का है। ये ग्लाइसीमैक्स दिया हुआ है ये क्या चीज़ का है? ये सोयाबीन का है। किसका है? सोयाबीन का। और मूंगफली का होता है अर्चिस हाइप्रोगोमेला। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमें गलत ही ढूंढना था तो ये गलत था। अगला प्रश्न देखेंगे, बरगद का वैज्ञानिक नाम या वनस्पतिक वैज्ञान क्या है? तो ये फाइकस बेंगालोलिंस, फाइकस बेंगालोलिंस। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो जिया मेज मक्का सही है, ओरिजा सेटावाइवा धान चावल ये भी सही है। उसके बाद ये देखेंगे हाइड्रोहोड्रियम बुलगेयर ज्वार ये गलत है। तो हमें गलत ही ढूंढना था तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कपास के पौधे का वंशीय नाम क्या है? तो गैसीपियम। क्या है? गैसोपियम। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, सूरजमुखी का वनस्पति नाम क्या है? तो हेलिएंथस एनुअस, हेलिएंथस एनुअस। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बैगन का वनस्पतिक नाम क्या है? तो सोलेनम मेलानजेना। बैगन का वनस्पतिक नाम क्या है? तो सोलेनम मेलानजेना। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अनाज वाले पौधे किस कुल से संबंधित है? तो ये ग्रेमिनी से, ग्रेमिनी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अनाज जितना वाला पौधा है ये किस कुल से संबंधित है? तो ये ग्रेमिनी से। अगला प्रश्न देखें, तेल बीज वाले फसलें किस कुल से संबंधित है? तेल बीज वाले फसलें जो है ये क्रूसीफेरी से संबंधित है। किससे? क्रूसीफेरी से। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अच्छा ये वाला छूट गया है, चलिए देखते हैं इसको भी। दलहनी वाली फसलें किस कुल से संबंधित है? दलहनी, तो ये हो जाएगा लेग्यूमिनोसी से। किससे? लेग्यूमिनोसी से। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, सबसे बड़ा कुल कौन है? तो ये कैंपोजीटी। कौन है? कैंपोजीटी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उसके बाद, निम्नलिखित में से कौन सा एक पौधा सोलेनेंसी कुल का है? सोलेनेंसी कुल का, तो ये कपास हो जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, कपास किस कुल से संबंधित है? तो ये मालवेसी से। किससे? मालवेसी से। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, कपास के रेशे होते हैं तो बीजों के अधिचर्मी रोम। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बीजों के अधिचर्मी रोम। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न रेशों में कौन सा पौधा तने के उत्पाद नहीं है? तो ये कपास। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, एट्रोपा बेलाडोना के किस भाग में बेलाडोना औषधि प्राप्त होती है? तो ये पत्तियां से। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, एफेड्रा पौधा का कौन सा भाग एफेड्रिन औषधि उत्पन्न करता है? तो ये तना। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, समान उपयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? तो फूल की कली से। किससे? फूल की कली से। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जो लौंग जो हम लोग उपयोग करते हैं ये फूल की कली से आ जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है? तो ये चीड़ से। किससे? चीड़ से। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, चीड़ से। अगला प्रश्न देखिए,
उच्च रक्तदाब रोकने में उपयोगी औषधि रेस्पिरिन औषधि प्राप्त होता है? तो ये राउबुल्फिया जाति से, राउबुल्फिया जाति से। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, मलेरिया उपचार में काम आने वाला कुनेना सिनकोना पादप के किस भाग से प्राप्त होता है? तो ये छाल से। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, फूलगोभी के पौधे के कौन सा भाग खाया जाता है? तो ये पुष्पक्रम। कौन? पुष्पक्रम। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त किया जाता है? तो ये बीज से। किससे? बीज से। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कॉफी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है? ये जड़ों से। किससे? जड़ों से। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भोजपत्र उत्पन्न होता है? तो ये बेटुला की छाल से। बेटुला की छाल से। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, केसर मसाला प्राप्त किया जाता है? तो ये क्रोकस के वार्तिका एवं वर्तिक्राग से। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है? तो ये जेट्रोफा से। किससे? जेट्रोफा से। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, हींग प्राप्त की जाती है? तो ये तने के स्राव से। किससे? तने के स्राव से। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक पौधे से प्राप्त किया जाता है? तो ये हो जाएगा हींग। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। शिलाजीत ये पत्थर से प्राप्त किया जाता है, और ये सुहागा ये प्राप्त किया जाता है धातु से। ठीक है, और पौधे से हींग। अगला प्रश्न देखेंगे, गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण लाल होता है? तो ये कैरोटीन के कारण। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, पपीते के पीले रंग का क्या कारण है? तो कैरिका जेनेथिन। कैरिका जेनेथिन। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, मिर्ची का तीक्ष्णतन क्या कारण है? तो ये कैप्सेइसिन की उपस्थिति से। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसके बाद अफीम प्राप्त किया जाता है? अगला प्रश्न देखेंगे, अफीम प्राप्त किया जाता है? तो ये बिना पके फल के लैक्टोस से, जिसे पोस्ता कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सॉरी, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, हर्षिस पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तो ये पत्तियों और मादा पुष्पक्रम के निस्राव से। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, मोफिन निकाला जाता है? तो ये पेपवर सेमिनोफेरम से। पोस्ता के वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, ये क्या है? पोस्ता के वैज्ञानिक नाम। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, तंबाकू की पत्तियों में क्या होता है? तो ये निकोटीन होता है। क्या होता है? निकोटीन। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसके बाद मटर पौधा है? तो ये क्या है? साग। क्या है? साग। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, साग। अगला देखेंगे, सबसे लंबा जीवित वृक्ष है कौन? तो ये सिकुआ। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, सबसे छोटा पुष्पी पादप है? तो ये बुल्फिया। कौन? बुल्फिया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव निर्मित धान्य है? तो ये ट्रिटकेल। कौन है? ट्रिटकेल। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, किस पादप की शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं? तो ये तुलसी को। किसको? तुलसी को। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, बांस में किस में वर्गीकृत किया जाता है? तो घास।
बांस को हम लोग घास के वर्गीकरण में लाते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, धनिया, धनिया में उपयोगी अंश होता है, तो ये पत्ते और सूखे फल, पत्ते और सूखे फल, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, इस पेड़ की छाल मसाले के उपयोग में लाई जाती है, तो ये दालचीनी की, दालचीनी की जो पेड़ की छाल होता है ये मसाले में प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, पत्ती के लाल, नारंगी और पीला रंग डैश के कारण होता है, तो ये कैरोटीनॉइड के कारण, कैरोटीनॉइड के कारण। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, गेहूं, जौ, नींबू, राई, नारंगी और बाजरा संबंधित है, तो ये हो जाएगा तीन पादप परिवार से। किससे? तीन पादप परिवार से। आइए आपको हम बताते हैं, जैसे बाजरा, कौन? बाजरा, बाजरा के साथ साथ गेहूं, जौ, ये ग्रेनिम कुल से आता है। कौन कौन? ग्रेनिम कुल से, ठीक है। उसके बाद राई, राई जो आता है ये कुशीफेरी से, राई जो है ये कुशीफेरी वंश से आता है। उसके बाद नींबू और नारंगी, ये रुटेसी वंश से आता है। कौन? नींबू और नारंगी, रुटेसी, ठीक है। तो ये हो गया 1 2 3। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ये पादप, तीन पादप परिवार से आते हैं। अगला प्रश्न देखें, क्रिकेट के बल्ले बनाने के लिए किस पेड़ की लकड़ी का उपयोग किया जाता है, तो ये सेलिकस प्यूफिरिया, इसे बिल्लो भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे बिल्लो भी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्रिकेट के बल्ले बनाने में प्रयोग किया जाता है ये सेलिकस प्यूफिरिया, जिसे बिल्लो भी कहते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।